हिंदुस्तान में या भारत में पिछले सैकड़ों वर्षों में ये जो जातियों का वर्गीकरण हुआ, जातियों का वर्गीकरण कभी हुआ होगा किसी समय विशेष में, शायद उस समय की जरूरत रही हो, समाज के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, संतुलन को बनाए रखने के लिए किया होगा। लेकिन इस तरह का वर्गीकरण इस समाज में कभी नहीं हुआ कि तुम ऊंचे हो या हम नीचे हैं। यह कभी नहीं हुआ। यह तो गुलामी के दौर में ज्यादा हुआ है। मैंने भारत के जो जातियों के बड़े लोग हैं उनके बीच में काफी कुछ रिसर्च करने का काम शुरू किया है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले कुम्हार जाति होती है हमारे यहां, जो कुल्हड़ बनाती है, मिट्टी के बर्तन बनाती है, उनके लोगों के बीच में गया और ये कह के गया कि मुझे आपकी कहानी सुननी है। आप अपनी कहानी सुनाइए कि आपका विकास कैसे हुआ, आपका जन्म कैसे हुआ। तो उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी होते होते वहां तक पहुंची। अब पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं सुनाना चाहता, एक ही लाइन में उसका जिस सुना देना चाहता हूं कि वो कुम्हार जाति का जो नेता था वो सुनाते सुनाते मुझको वहां तक ले गया जब उसने कह दिया कि हम सब जो शूद्र हैं, हम सबका जन्म ब्रह्मा जी के पैर में से हुआ है। अभी वहां पहुंच गया वो। मैंने कहा भाई, अगर तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के पैर में से हुआ है तो तुम नीचे कैसे हो गए? तो उसने कहा मैं तो कभी नहीं मानता कि मैं नीचा हूं। तो फिर प्रश्न आया कि दूसरे लोगों ने तुमको नीचा कैसे बना दिया? तो उसने कहा वो सवाल मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो महसूस किया कि वो अपनी मान्यता में अपने को नीचा नहीं मानता है। वो कहता मैं तो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ। ऐसे ही इन लोगों से मैंने एक बार कहानी सुनी, क्षत्रिय लोगों से, तो उन्होंने कह दिया हम ब्रह्मा जी के हाथों से पैदा हुए। फिर वैश्य लोगों के एक बार समाज में मैं गया तो वो एक बहुत पुराने सज्जन ने कहा कि हम ब्रह्मा जी के शरीर के बीच के हिस्से में से आए हैं, माने चेस्ट और चेस्ट के आसपास। और ब्राह्मणों के पास गया तो उन्होंने कहा हम ब्रह्मा जी के सिर में से पैदा हुए। अभी मैंने सबसे एक ही बात पूछी कि सब ब्रह्मा जी में से ही पैदा क्यों हुए? कोई ब्रह्मा जी के पैर में से, कोई ब्रह्मा जी के हाथ में से, कोई ब्रह्मा जी के शरीर के बीच के हिस्से में से, कोई सिर में से। तो बाद में मुझे इसका जवाब खुद मिल गया, और जवाब यह मिला कि शरीर का कोई भी हिस्सा तो नीचा नहीं है और कोई भी हिस्सा तो ऊंचा नहीं है। पैर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सिर है, हाथ भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना मेरे शरीर का दूसरा हिस्सा है। और इनमें से किसी हिस्से को काट के अलग कर दिया जाए तो शरीर की कल्पना नहीं हो सकती है। तो माने इन जातियों ने अपने आप को कभी नीचा माना नहीं। कोई ब्रह्मा जी के पैर से, कोई ब्रह्मा जी के हाथ से, कोई ब्रह्मा जी के शरीर से, कोई ब्रह्मा जी के सिर से। तो फिर प्रश्न आता है कि ये फिर ऊंच नीच कहां से आई? मेरी मान्यता यह है कि इस ऊंच नीच को बढ़ावा देने में काफी बड़ी भूमिका पुर्तगालियों की, फ्रांसीसियों की, डच लोगों की, अंग्रेजों की रही है। जैसे अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं, दक्षिण भारत में एक जाति है, उसका नाम है पेरियार। आज पेरियार शूद्र माने जाते हैं। 200 साल पहले तक पेरियार दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जाति थी। क्यों? इसलिए कि पेरियार लोग मंदिर बनाया करते थे। जो आर्किटेक्ट आपको दक्षिण भारत के मंदिरों का दिखाई देता है वो सब पेरियार लोगों का बनाया हुआ है। और क्या गजब का आर्किटेक्ट है उन लोगों का। मैंने तो दक्षिण भारत के कुछ मंदिर तो ऐसे अद्भुत देखे कि एक मंदिर में आप खड़े हो जाइए, आप चिल्लाइए, बाजू वाला आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। एक कदम हटके चिल्लाइए तो 3 किलोमीटर तक आवाज जाएगी। इतना गहरा आर्किटेक्ट इस देश में रहा जिन लोगों के पास, उनका नाम है पेरियार, तो वो नीचे कैसे हो सकते हैं? फिर पेरियारों की कहानी इकट्ठा करना मैंने शुरू किया। तो कहानी इकट्ठा करते करते एक दिन पता चला कि ये जाति तो 1850 तक मंदिर बनाती थी। मंदिर बनाने के बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करती थी। उसके बाद मंदिर सौंप दिया जाता था दूसरे लोगों को। बाहर से कभी मंदिर पर आक्रमण होगा तो फिर सुरक्षा के लिए आ जाते थे। तो ये नीचे कैसे हो गए फिर? तो इसका रहस्य मुझे मिला 1890 में अंग्रेजों ने एक सर्वे किया इस देश में जातियों के आधार पर। पहला सर्वे है इस देश का जातियों के आधार पर 1890 का। उस सर्वे में अंग्रेजों ने जानबूझकर पेरियारों को सबसे नीचे रख दिया। अब उस सर्वे को जो करवाने वाला ऑफिसर है उसके कुछ पत्र मिले
हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में, उनको कोरिलेट करने की कोशिश जब मैंने की तो उसने चिट्ठियां लिखी हैं, और वो चिट्ठी ये लिख रहा है कि दक्षिण भारत के समाज को अगर हमें खंड खंड तोड़ना है तो इस समाज का सबसे मजबूत हिस्सा है पेरियार, इसको तोड़ना पड़ेगा पहले। और ये कैसे टूटेगा? ये तब टूटेगा जब हम इनके महत्व को, इनकी प्रतिष्ठा को नीचे ले आएंगे। तो अभी तक ये मंदिर बनाने वाले लोग हैं, फिर हम इनको अछूत घोषित कराएंगे, तो फिर ये मंदिर नहीं बनाएंगे। मंदिर नहीं बनाएंगे तो इनका आर्किटेक्ट का ज्ञान खत्म हो जाएगा 3-4 पीढ़ियों के बाद, और जब वो ज्ञान नहीं रहेगा तो प्रतिष्ठा तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, हमारा काम हो जाएगा। ये है अंग्रेजों की चाल। और उसके बाद पेरियारों को नीचे ले आया गया और उसके बाद उनको शूद्र घोषित कर दिया गया। बेचारे आज भी पेरियार उस इलाके में शूद्र माने जाते हैं। उनको मालूम नहीं है कि अंग्रेजों ने उनके साथ कितने भयानक खेल खेला। यह हिस्सा हिंदुस्तान के तभी तमाम दूसरे लोगों का। तो अभी सभ्यता का नवीनीकरण कैसे करें हम? मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की इज्जत और प्रतिष्ठा को नीचे लाया गया है, इनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को अभी ऊंचा ले जाने की बात कहनी पड़ेगी। तो वो कुछ बात ऐसे कहनी पड़ेगी कि तुम तो सब ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुए हो, पैर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पैर नहीं होगा तो शरीर चलने वाला नहीं है, माने तुम्हारे बिना यह समाज चलने वाला नहीं है। और तुम्हारी भूमिका अगर इतनी महत्वपूर्ण है कि यह समाज चलने वाला नहीं है, तो समाज के साथ आपको समरस होना ही पड़ेगा, या हमको उनके साथ समरस होना पड़ेगा। तो एक किस्सा है गणेश पुराण का। गणेश पुराण में शंकर जी उपदेश दे रहे हैं, कुछ ऋषि उनके साथ बैठे हुए सुन रहे हैं। हिंदुस्तान की माइथोलॉजी अगर समझनी हो तो ये जरूर पढ़ना चाहिए, गणेश पुराण। और ये कुछ मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वो किस्सा क्या है? वो कह रहे हैं ब्रह्मा जी बैठे हैं, शंकर जी उपदेश दे रहे हैं, तो किसी ऋषि ने पूछ लिया है, शायद कोई ऋषि है, उनका नाम मैं बोल रहा हूं, कि आप आने वाले समय में आधुनिकता को कैसे परिभाषित करेंगे। तो कोई ऋषि है, वो कह रहे हैं, शंकर जी के बोलने से पहले कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में आधुनिकता को परिभाषित ऐसे करूंगा और मैं ये कहूंगा कि शूद्रों की जय हो। तो मुझे जवाब मिल गया गणेश पुराण में कि भारतीय सभ्यता का अगर नवीनीकरण हमको करना है तो ये बात हमारे सामने स्पष्ट है कि शूद्रों की जय हो। गांधी जी ने इसको एक दूसरे तरीके से व्याख्यायित किया है कि हम सबको शूद्र हो जाना चाहिए। शूद्र होना कोई गलत बात नहीं है। शूद्र माने हाईली स्किल्ड सोसाइटी। कुम्हार है, लोहार है, चर्मकार है, ये सब क्या है? इंजीनियर्स ही तो हैं। कुम्हार मिट्टी बनाने, मिट्टी वाला इंजीनियर है, चर्मकार चमड़े वाला इंजीनियर है, लोहार लोहे वाला इंजीनियर है। तो ये सब इंजीनियरों की ही तो जमात है, तो हम सबको हो जाना चाहिए इंजीनियर। माने सबको हाईली स्किल्ड पर्सन हो जाना चाहिए, तो हम सब शूद्र हो जाएंगे। तो शूद्रों की जय तो होने ही लगेगी, तो सभ्यता का नवीनीकरण हो जाएगा। जो गिरी है हमारी सभ्यता, वो सभ्यता फिर ऊंची भी उठ जाएगी। कुछ इस तरह के काम करने होंगे। तो हम जब ये स्वदेशी की बात करते हैं और मैं लोगों से कहता हूं कि आप बाटा का जूता मत पहनिए, तो लोग पूछते हैं क्या पहने? आपके गांव का मोची जो बनाता है उसको पहले पहनिए। माने उस मोची की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका बनाया हुआ जूता पहने, ताकि वो आपके साथ रागात्मकता महसूस करे। अभी हम उससे अलग हो रहे हैं। कैसे अलग हो रहे हैं? दुकान में जाते हैं बाटा की, एक एक दुकान में घूमते हैं, अपना पैर लेके जाते हैं। हमारा पैर का नंबर मान लीजिए 8 है। एक जगह जूता फिट नहीं हुआ, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह अपना पैर ले लेके घूम रहे हैं, और जहां जूता फिट होगा पहन के चले आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को उलट दीजिए और उलट के ये कहिए कि मेरा जूता मेरे गांव का मोची बनाएगा। क्यों बनाएगा? इसलिए कि मेरे पैर में जो अंगूठा है वो उंगली के साथ ज्यादा चिपका हुआ है, तो वो जब मेरे पैर का नाप लेने आएगा तो उसको मेरे इस अंगूठे के उंगली के बीच में चिपके होने की बात समझ में आ जाएगी। तो जूते का जब वो डिजाइन बनाएगा तो वो ध्यान में रखकर बनाएगा कि मेरे अंगूठे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बाटा में समझ में नहीं आने वाला, वहीं आएगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बाटा पहनना बंद करिए। गांव का जो मोची बनाता है ऑर्डर देकर उससे बनवाइए। जब आप उससे ऑर्डर देकर जूता बनवाना शुरू करेंगे तो उसका आपके साथ कुछ रागात्मक संबंध पैदा होगा। उत्पादक अपनी चीज जब सीधे बेचता है उपभोक्ता को, तो जो समाज में जीवंत संबंध बनता है उससे ज्यादा मजबूत कोई दूसरा बॉन्ड नहीं होता किसी समाज में।
मैं जब आपसे कहता हूं कि लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना मत खरीदिए, आपके गांव में अगर कुछ साबुन बन रहा है तो उसको खरीद लीजिए। और साबुन अगर नहीं बनता है तो किसान बेसन पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, उसको इस्तेमाल कर लीजिए साबुन के रूप में। तो वो इसलिए कहता हूं कि किसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ना बहुत जरूरी, जो अभी टूट चुका है। मैं जब आपसे कह रहा हूं कि कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस मत खरीदिए, आप नीम का दातुन खरीद लीजिए और गांव के किसी आदमी को कहिए कि वो नीम का दातुन तोड़ के आपको देना शुरू करे, तो आपका उसके साथ रागात्मक संबंध बनना बहुत जरूरी है। दातुन तो आएगा ही, पैसा भी आप देंगे, लेकिन आप और उसके बीच में जो संवाद पैदा होगा, वो संवाद एक मजबूत बॉन्ड बनेगा और समाज की शक्ति बनेगा। इसलिए स्वदेशी होना बहुत जरूरी है इस देश में, और ये उदाहरण देते चले जाइए और ये समझ में भी आता चला जाए। तो अभी आज के व्याख्यान में एक अलग तरीके से मैंने स्वदेशी की व्याख्या की है कि हमको स्वदेशी क्यों होना है। अब तक आपने सुना होगा कि अमेरिका पैसा नहीं जाए, वो तो ठीक ही है, और आज का व्याख्यान सुन के आपको मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका पैसा जाए ना जाए इमैटीरियल है। मेरे समाज का बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, गांव के मोची का जूता पहनकर। मेरे समाज की शक्ति बढ़नी चाहिए, गांव के आदमी से दातुन खरीदकर। मेरे समाज की शक्ति बढ़नी चाहिए, गांव के किसान का बेसन खरीदकर, दूध खरीदकर, ये खरीदकर, वो खरीदकर। इसलिए स्वदेशी की तलाश अपने पड़ोसी से शुरू करिए। जो आपके सबसे नजदीक बनता है वो सबसे पहले स्वदेशी। बड़े कारखानों में जो बनता है वो देशी। स्वदेशी, देशी और विदेशी तीनों की परिभाषाएं स्पष्ट करिए। निरमा स्वदेशी नहीं है, देशी है। गांव में बनता है अगर साबुन तो वो स्वदेशी है। प्रॉमिस स्वदेशी नहीं है, देशी है। नीम का दातुन मिलता है या दंतमंजन बनता है मेरे गांव में, वो स्वदेशी है। तो पहले तलाश करिए स्वदेशी की, ना मिले तो देशी पे जाइए, और परदेशी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि सभ्यता का नवीनीकरण करना है हमको, और भारतीय समाज को भारतीय बनाना है, यूरोपियन नहीं बनाना है। और तब इसमें देखिए कि ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जो आपको विदेशी बनाने में लगे हुए हैं। मैंने आपको कहा, एक तो शिक्षा, कॉन्वेंटियन एजुकेशन, उसका पूरा का पूरा क्यूरिकुलम। दूसरा, आधुनिकता का एहसास कराने वाले वो तमाम उपकरण जिनको आपने मान लिया है कि ये सभ्यता की निशानी है, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, या फिर रेफ्रिजरेटर, या फिर वगैरह वगैरह। तब आप पूछेंगे, राजीव भाई आप हमको आधुनिक नहीं बनने देना चाहते? मैं जरूर चाहता हूं कि आप आधुनिक बने, लेकिन आधुनिकता की परिभाषा बदलिए। यूरोपियन होना, अमेरिकन होना आधुनिक नहीं है। माने हम यूरोप जैसे हो जाएं, अमेरिका जैसे हो जाएं, ये आधुनिक होना नहीं है। हम भारत में रहते हुए आधुनिक कैसे बने, ये सोचने की कोशिश